मॉडर्न फिजिक्स जेई का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे हर साल क्वेश्चंस आते हैं और अगर प्रीवियस ईयर की बात करें तो 250 से ज़्यादा क्वेश्चन सिर्फ मॉडर्न फिजिक्स से पूछे जा चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे, जो कि मॉडर्न फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक है। और इस वीडियो को करने के बाद हम लोग अंत में एडवांस का प्रॉब्लम करेंगे। जेई मेंस और जेई एडवांस दोनों के लिए यह चैप्टर इंपॉर्टेंट है। और वीडियो को करने के बाद जेई एडवांस लेवल के कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे, जिससे आपको यह सेटिस्फैक्शन मिले कि सिर्फ इस वीडियो को करने के बाद आप जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चंस कर सकते हैं मॉडर्न फिजिक्स के, और बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको अंत में क्वेश्चन सॉल्व करते हुए ये पता चल जाएगा कि सारे क्वेश्चंस ईजिली सॉल्व हो जा रहे हैं जेई एडवांस लेवल के। तो शुरू करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बेसिक टू एडवांस लेवल कवर करना है, तो पहले हम लोग ये समझेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। सिंपली अगर हम समझें तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, देखते हैं। यह कोई मेटल शीट है और इस पर कोई भी लाइट रे इंसिडेंट कर रहा है। किसी भी मेटल शीट पर अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट करता है तो उस मेटल शीट से इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं। अगर किसी मेटल शीट पर लाइट रे इंसिडेंट करता है तो उससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं। ये हर जगह होता है और ये एक नेचुरल फेनोमेना है, और इसी फेनोमेनन को हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। किसी मेटल शीट पर लाइट का पड़ना और उससे इलेक्ट्रॉन का बाहर आना, इस पूरे फेनोमेनन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे कि किसी मेटल शीट पर लाइट पड़ता है और उससे इलेक्ट्रॉन बाहर आता है। इस फेनोमेनन को हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अच्छे से समझने के लिए हम लोग कुछ टर्म्स समझेंगे। पहला है फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं, मेटल शीट पर लाइट इंसिडेंट करता है तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन समझ में आएगा, बस इतना ही है, इजी है बहुत ही। फोटो इलेक्ट्रॉन किसे कहेंगे? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा उसे कहेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन। सेकेंड टर्म है फोटो इलेक्ट्रिक करेंट। फोटो इलेक्ट्रिक करेंट, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उसे कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब करंट कैसे फ्लो कर रहा है? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता तो हर जगह है, लेकिन हम लोग को दिखाई नहीं देता, तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए हम लोग सर्किट कंप्लीट करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए हम लोग सर्किट कंप्लीट करते हैं। जैसे ये हो गया मेटल प्लेट और यहाँ एक हो गया प्लेट, इसका पूरा हम लोग सर्किट कंप्लीट करेंगे। यहाँ से वायर गया, यहाँ से वायर गया, सर्किट कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये हो गया कैथोड और ये हो गया एनोड। अब इस मेटल प्लेट पर लाइट रे इंसिडेंट कर रहा है तो इससे इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, और इससे जब इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा तो सर्किट जब कंप्लीट हम लोग करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा एनोड की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ फ्लो करेगा तो हम, और इसमें करंट फ्लो होने लगेगा। इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला वो फ्लो करके यहाँ तक गया, यहाँ से निकलेगा तभी तो इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुँचेगा, तभी तो इसमें करंट फ्लो होगा। तो यही जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के दौरान जो करंट फ्लो करता है अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, तो इसी करंट को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन को समझते हैं। देखिए, अगर किसी मेटल प्लेट पर कोई लाइट रे इंसिडेंट कर रहा है तो उससे इलेक्ट्रॉन कब निकलेगा? क्या कोई भी लाइट रे कभी भी इंसिडेंट किया तो उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा? नहीं। इस मेटल प्लेट को एक मिनिमम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए। जब वो मिनिमम एनर्जी से ज़्यादा हो जाएगा एनर्जी, तब इससे इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होगा। तो लाइट रे गिर रहा है तो तब तक एनर्जी, जब तक मिनिमम एनर्जी नहीं मिल जाता है इसको, तब तक इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमको किसी भी लकड़ी को जलाना है तो क्या वो लकड़ी तुरंत जल जाएगा? हम लोग उसमें उसे फ्लेम में ले जाएंगे या माचिस से जलाएंगे तो क्या लकड़ी तुरंत जलने लगेगा? नहीं। उस लकड़ी को भी एक मिनिमम हीट चाहिए, मिनिमम टेम्परेचर चाहिए। मिनिमम टेम्परेचर, पहले वो गर्म होगा कुछ टेम्परेचर तक, उसके बाद वो जलना शुरू करेगा। उसी तरह इस मेटल प्लेट से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो लाइट रे जब इंसिडेंट होगा तो कुछ एनर्जी इसको चाहिए मिनिमम। अब वो एनर्जी कितना होना चाहिए, कितना एनर्जी चाहिए जिसके बाद ये इलेक्ट्रॉन इमिट करना शुरू करेगा? तो वो डिपेंड करता है कि ये मेटल कौन सा है। अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग मिनिमम एनर्जी चाहिए।
जो वहाँ पर मिनिमम हीट चाहिए था किसी भी लकड़ी को जलने के लिए, उसी तरह यहाँ पर मिनिमम एनर्जी चाहिए इसे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। मिनिमम एनर्जी हो जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, फिर उसके बाद जो और लाइट इंसिडेंट होगा, जो और एनर्जी बनेगा, वो इस इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन का स्पीड उससे तय होगा कि कितना स्पीड से बाहर आएगा, लेकिन निकलने के लिए पहले मिनिमम एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो वो अलग अलग मेटल पे डिपेंड करेगा कि कितना मिनिमम एनर्जी होना चाहिए। उसी मिनिमम एनर्जी को हम लोग कहते हैं वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन क्या हो गया? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए, इस फेनोमेना को होने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए उसी को कहते हैं वर्क फंक्शन। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि वर्क फंक्शन में जो हमने लकड़ी का एग्जांपल बताया वो सिर्फ ये बताने के लिए बताया कि मिनिमम एक एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे लकड़ी को अगर कोई हीट देते हैं तो धीरे धीरे करके वो गर्म होता है और फिर जलने लगता है। उसी तरह अगर मेटल प्लेट पे कम फ्रीक्वेंसी का भी हम लाइट अगर गिरा दें तो धीरे धीरे थोड़ा देर बाद वो निकलने लगेगा इलेक्ट्रॉन। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें एक मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है। एनर्जी जो यहाँ पे होता है वो होता है एच इंटू फ्रीक्वेंसी। मतलब फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। मतलब जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है, इसका मतलब यह है कि मिनिमम एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा। मतलब जो लाइट रे इंसिडेंट कर रहा है उसका एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा उसका फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, तभी जाकर इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकलेगा। ऐसा नहीं है कि कम फ्रीक्वेंसी का लाइट हम अगर ढेर सारा गिरा देंगे या ज़्यादा देर तक गिराएंगे तो उससे इलेक्ट्रॉन बाहर आने लगेगा। ऐसा नहीं है, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। और इसी को अगर हम एक और तरीका से लिखते हैं तो ये हो जाता है, ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम लोग सी अपॉन लेमडा लिखते हैं। लेमडा यहाँ वेवलेंथ हो गया, तो इसमें एक मैक्सिमम, जैसे ये इंक्रीज करेगा तो पूरा वैल्यू डिक्रीज करेगा, मतलब एनर्जी डिक्रीज करेगा, तो ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक मैक्सिमम वैल्यू इसका होता है जिसको बोलते हैं वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। और उससे ज़्यादा अगर इसका वैल्यू हुआ तो पूरा वैल्यू कम हो जाएगा, तो उससे ज़्यादा अगर इसका वैल्यू हुआ तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। मतलब एक मैक्सिमम इसका वैल्यू होता है जिसको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहते हैं, उससे कम अगर रहेगा वेवलेंथ तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। और अगर आप थ्रेशोल्ड या थ्रेशोल्ड से ज़्यादा दे दिए, थ्रेशोल्ड से ज़्यादा अगर आप दे दिए फ्रीक्वेंसी, या थ्रेशोल्ड से कम वेवलेंथ दे दिए, कम वेवलेंथ का लाइट या थ्रेशोल्ड से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का लाइट अगर इंसिडेंट कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन निकलने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। लाइट गिरेगा और तुरंत इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। ऐसा नहीं है कि कम फ्रीक्वेंसी का लाइट अगर ज़्यादा देर तक देते हैं तो फ्रीक्वेंसी एड अप होकर इतना इसके बराबर हो जाएगा, बिल्कुल नहीं है। जैसे कि लकड़ी के जलाने के केस में होता है कि अगर कम हीट भी हम ज़्यादा देर तक दे रहे हैं तो धीरे धीरे करके वो गर्म हो जाता है, वैसा यहाँ नहीं होता है। यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है इसके अनुसार आपको एक मिनिमम होना चाहिए फ्रीक्वेंसी। और अगर आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का लाइट देते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन निकलने का जो टाइमिंग होगा उसमें बिल्कुल भी देर नहीं लगेगा, तुरंत आप लाइट दिए और निकल जाएगा। उसमें 10⁻⁻10 सेकेंड के करीब अप्रॉक्सीमेटली लगता है, बहुत ही कम। तो इस बात से कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि हम अगर कोई भी लाइट दे दिए कम फ्रीक्वेंसी का या ज़्यादा वेवलेंथ का एक थ्रेशोल्ड से, तो ज़्यादा देर तक रखना पड़ेगा हमको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। या अगर हम लोग थ्रेशोल्ड से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का दिए हैं तो कम रखना पड़ेगा देर तक। ऐसा नहीं है, थ्रेशोल्ड मिनिमम है, इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होना ही चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। फिर आप अगर इससे कम रहा फ्रीक्वेंसी तो आप कितनी देर तक भी लाइट गिराते रहें इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। नेक्स्ट टर्म देखते हैं। नेक्स्ट है सेचुरेशन करेंट। सेचुरेशन करंट क्या होता है, इसके लिए हम लोग को फिर से सर्किट बनाना पड़ेगा। ये हो गया मेटल प्लेट, ये हो गया मेटल प्लेट, कैथोड एनोड, यहाँ से वायर गया, हम लोग सर्किट कंप्लीट कर लेंगे और इस पर लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है, इससे इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे यहाँ पे पहुँचेगा यहाँ से करंट फ्लो होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुँचेगा तो करंट फ्लो करेगा इस सर्किट में। तो सेचुरेशन करंट क्या कहते हैं, उसे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं जो करंट फ्लो करता है। तो जब सेचुरेशन करंट वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है जब सारा इलेक्ट्रॉन, कैथोड से निकला हुआ सारा इलेक्ट्रॉन एनोड के पास पहुंच जाएगा। मतलब सेचुरेशन करंट कब कहेंगे, जब कैथोड से निकला हुआ सारा इलेक्ट्रॉन एनोड के पास पहुंच जाएगा, उसके बाद जो करंट फ्लो होगा इस वायर में, इस सर्किट में पूरे, उस करंट को कहेंगे सेचुरेशन करंट। इसको एक और तरीका से कह सकते हैं कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट था वो तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पहुँचने के बाद फ्लो हो रहा था, उसको फोटो इलेक्ट्रिक करंट कह रहे थे। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक करंट का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, मैक्सिमम फोटो इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि जब सारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच जाएगा तो वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो सेचुरेशन करंट को हम लोग मैक्सिमम फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी कह सकते हैं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट और सेचुरेशन करंट दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो कैथोड से एनोड तक इलेक्ट्रॉन जाता है, या फिर ये नहीं हम लोग कहेंगे, बस इतना याद रखना है फोटो इलेक्ट्रिक करंट में
कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो करंट फ्लो करता है उसे कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। सेचुरेशन करंट किसे कहते हैं? तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड सेचुरेशन करंट। मतलब कि करंट फ्लो इन ए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट व्हेन ऑल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कैथोड ट्रांसफर टू या रीचेस टू एनोड। जो कैथोड से निकला हुआ सारा इलेक्ट्रॉन जब एनोड के पास पहुंच जाएगा तब जो करंट फ्लो होगा उसे कहेंगे सेचुरेशन करंट, यानी कि मैक्सिमम फोटो इलेक्ट्रिक करंट। सारा इलेक्ट्रॉन पहुंच गया मतलब अब जो करंट फ्लो हो रहा है वो मैक्सिमम है उसका। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं। आगे है स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल किसे कहते हैं? अब स्टॉपिंग पोटेंशियल को समझते हैं। इसमें भी हम लोग सर्किट बना लेंगे। ये हो गया, ये सर्किट हो गया, इस पर लाइट इंसिडेंट कर रहा है, इससे इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ पे बैटरी को बदल देंगे, उल्टा कर देंगे, ये हो गया निगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, अब उल्टा करंट फ्लो होने लगेगा। जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, जो यहाँ जा रहा था, वो अब इधर नहीं जाएगा, धीरे धीरे वापस होने लगेगा, रिटार्ड करने लगेगा वापस। तो जो मिनिमम हमको चाहिए यहाँ पे पोटेंशियल, जिससे कि ये जो इलेक्ट्रॉन था वो फ्लो करना बिल्कुल बंद कर दे, यहाँ नहीं जाए। मिनिमम यहाँ पे कुछ पोटेंशियल चाहिए ना जो इसको वापस खींचे। जैसे यहाँ पे सीधा लगा हुआ था तो इधर खींच रहा था इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पे हम उल्टा कर दिए मतलब इसको इलेक्ट्रॉन को वापस खींच लेगा। और जो लाइट रहे वो इससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, लेकिन जो हम पोटेंशियल लगाएं वो इससे वापस खींच लेगा। तो जब सारे इलेक्ट्रॉन को ये खींच लेगा, मिनिमम पोटेंशियल, जिससे कि सारा इलेक्ट्रॉन वापस इसमें आ जाए या रुक जाए फ्लो करना, मतलब करेंट फ्लो करना बंद कर दिया। तो जो मिनिमम पोटेंशियल जिस पर करेंट फ्लो करना बंद कर दिया उसी को कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल ये हो जाएगा मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ एनोड। मिनिमम जिस पर इलेक्ट्रॉन फ्लो करना बंद कर देगा उसे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कहेंगे। एक और होता है रिटार्डिंग पोटेंशियल। अब रिटार्डिंग पोटेंशियल किसे कहेंगे? रिटार्डिंग पोटेंशियल उसे कहेंगे जब हम कोई भी पोटेंशियल हम लोग यहाँ पे लगाएं किसी भी मैग्नीट्यूड का, तो पहले तो इलेक्ट्रॉन फ्लो जो कर रहा था वो कम हो जाएगा, फ्लो करना उल्टा करेंगे तो जो कम हुआ यानी कि जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा था वो रिटार्ड होने लगा, उसका मोशन कम होने लगा। तो जो रिटार्ड हो रहा है भी लगाने पे यहाँ पे पोटेंशियल, उसे कहेंगे हम लोग रिटार्डिंग पोटेंशियल। जिस पोटेंशियल पे इलेक्ट्रॉन बैक होने लगे, अपना जो फ्लो कर रहा था वो फ्लो नहीं करे और एकदम जब रुक जाए तो उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल कह देंगे। इसको हम लोग इससे रिलेट कर सकते हैं, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते थे कोई भी करंट जो फ्लो कर रहा है, लेकिन सेचुरेशन करंट कहते थे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट। वो उसी तरह से रिटार्डिंग पोटेंशियल हो गया और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिटार्डिंग पोटेंशियल, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल से नीचे अगर रहेगा पोटेंशियल तो कहेंगे रिटार्डिंग पोटेंशियल। और जिस पे इलेक्ट्रॉन रुक जाए फ्लो करना, फ्लो नहीं करे, करंट खत्म हो जाए सर्किट से, उसे कह देंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। और करंट कम होने लगे तो रिटार्डिंग पोटेंशियल हो गया। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं और अभी बचे हुए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है जेईई मेंस में। देखते हैं उसको। कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन के। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, इसको अच्छा से समझेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक करंट यानी कि जो इस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, जो करंट फ्लो हो रहा था वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी, मतलब जो लाइट यहाँ पे जो गिर रहा है ये कितना इंटेंसिटी है इस लाइट का। जैसे रेड, वायलेट, ग्रीन, सबका इंटेंसिटी अलग अलग होता है, अलग अलग कलर का। तो उसी पे डिपेंड करेगा जो करंट फ्लो कर रहा है वो करंट कितना फ्लो करेगा। जब इंटेंसिटी यहाँ ज़्यादा इंटेंसिटी का लाइट गिरेगा तो ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, कम इंटेंसिटी का गिरेगा तो कम फ्लो करेगा। इसके एक और तरह से समझेंगे, ये तो हम लोग याद रखेंगे ही कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करेंट है, जो करंट फ्लो करता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, वो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। करंट फ्लो करता है इसका मतलब क्या है, यहाँ से अगर ज़्यादा इंटेंसिटी का लाइट गिर रहा है तो ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ज़्यादा इंटेंसिटी का लाइट गिर रहा है तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा तभी तो ज़्यादा करंट फ्लो होगा सर्किट में। तो इसको हम लोग एक और तरीका से कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन निकलता है मेटल से इलेक्ट्रॉन जो निकलता है उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन के। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नंबर में निकलेगा तभी तो ज़्यादा करंट फ्लो होगा, या कम नंबर में निकलेगा तो कम करंट फ्लो होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है मेटल से वो किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड करेगा इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन पे, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन पे। करंट जो है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसे करंट कहते हैं या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा मतलब ज़्यादा करंट, तो इसलिए जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। और है इसमें एक कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कितना निकलेगा ये तो इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का स्पीड क्या होगा, कितने स्पीड से निकलेगा, इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ये डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी पे। तो जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, उसका काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन पे डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे डिपेंड करेगा। और काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे EVS। VS क्या है, E तो इलेक्ट्रॉन हो गया, VS क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E, और ये VS हो गया स्टॉपिंग पोटेंशियल। V मतलब पोटेंशियल, S स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया VS जो है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल तो पहले समझा दिए हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल किसको कहते हैं, ये क्वेश्चन में दिया भी रह सकता है, काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए बोल देगा, ये भी हो सकता है। तो जो Ke max है वो होता है, उसका फॉर्मूला ये होता है EVS। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है वो EVS के बराबर है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो EVS के बराबर होगा उसका काइनेटिक एनर्जी। इसको हम लोग समझते हैं। हम लोग पढ़ें कि जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है वो होता है EVS। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो कोई भी इलेक्ट्रॉन निकला मेटल शीट में से उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो EVS के बराबर नहीं। हर इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होता है, लेकिन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ये इसके बराबर होगा। जिस इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा वो इसके बराबर होगा। काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन का है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो वैरी करता है 0 टू EVS, 0 टू EVS के बीच में, ठीक है। मैक्सिमम और ये हो गया 0, इसके बीच में वैरी करता है, किसी का कम होगा किसी का ज़्यादा होगा, लेकिन मैक्सिमम यहाँ तक जाएगा, मिनिमम 0 तक होगा। हो सकता है कुछ इलेक्ट्रॉन्स को वो मिनिमम एनर्जी उतना मिला ही नहीं हो निकलने जितना, तो उसका 0 हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी उसका 0 हो जाएगा। और एक पॉइंट ये याद रखेंगे, पहले भी हम बता चुके हैं कि जो कंडीशन होता है फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्या क्या चाहिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होगा, ये तो पहले भी हम बताएं कि फ्रीक्वेंसी जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होना चाहिए। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसे कहेंगे, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है लाइट का जिस पे इलेक्ट्रॉन निकालना शुरू कर दे। मिनिमम जो बोले ना, मिनिमम एनर्जी एक चाहिए, उसी तरह से लाइट का एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए ताकि वो एक एनर्जी दे सके। तो लाइट का जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगा जिस पे इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू कर देगा उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहेंगे। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होना चाहिए या उसके इक्वल होना चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उसको मिलना चाहिए कम से कम, तब जाके इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वहाँ पे वर्क करेगा। निकलने के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा यहाँ पे होना चाहिए इसका फ्रीक्वेंसी लाइट का। और सेकंड कि उसका जो लैम्डा है यानी कि उसका जो वेवलेंथ होना चाहिए वो कम होना चाहिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से। वेवलेंथ जो होता है वो इसका उल्टा हो जाता है, जो ये फ्रीक्वेंसी होता है वो C/λ होता है, तो ये इसका उल्टा हो गया, जो फ्रीक्वेंसी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है वेवलेंथ का। इसलिए जो वेवलेंथ है वो थ्रेशोल्ड से कम होना चाहिए तभी जाकर इलेक्ट्रॉन निकलेगा। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ किसको कहेंगे, तो जो मैक्सिमम वेवलेंथ जिस पे इलेक्ट्रॉन निकले, मैक्सिमम वेवलेंथ जिस पे इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू करे उसको कहेंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। उससे ज़्यादा अगर वेवलेंथ हुआ तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, और अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी हुआ तो फिर इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। ये याद रखना है अच्छे से समझ के। इसमें हम कुछ फॉर्मूला यहीं पे लिखवा देते हैं जो आपको याद करना, ज़्यादा नहीं है, बस एक दो है। ई आगे फिर इसको समझाएंगे हम। ये फ्रीक्वेंसी है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं HC/λ, फ्रीक्वेंसी बराबर C/λ होता है। K मैक्स जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है वो क्या होगा, ये तो पता ही होगा, इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। जो एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी जो है टोटल, वो पहले तो जो मिनिमम एनर्जी चाहिए वो मिलेगा, तो मिनिमम एनर्जी ये हो गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इंटू H, ये मिनिमम हो गया। और उसमें जो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का है वो जोड़ देंगे तब टोटल एनर्जी निकल जाएगा। पहले जो मिनिमम उसको निकालने के लिए चाहिए वो मिला, उसके बाद जो एनर्जी बचा वो काइनेटिक एनर्जी बन गया इलेक्ट्रॉन का, टोटल मिलाकर एनर्जी हो जाएगा ये, ठीक है। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है Ke मैक्स वो हो जाएगा, मतलब टोटल ये टोटल एनर्जी माइनस जो मिनिमम चाहिए वो, टोटल में से जो मिनिमम निकालने के लिए चाहिए था उसको घटा देंगे, तो जो बचा हुआ एनर्जी है यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया था वो बचेगा। काइनेटिक एनर्जी बराबर टोटल माइनस जो मिनिमम निकालने के लिए चाहिए, वर्क फंक्शन इसको कह सकते हैं। वर्क फंक्शन को फाई से भी डिनोट करते हैं।
यहाँ पर आप लोग याद रख सकते हैं कि ये जो एच सी अपॉन लेमडा है, इसमें एच सी का वैल्यू हो जाएगा 12,400। अगर ये लेमडा जो दिया हुआ है नीचे, ये अगर आंस्ट्रोम में है तो आंस्ट्रोम में अगर लेमडा है तो 12,400 हम लोग ले सकते हैं। इसको इतना होता नहीं है, इससे थोड़ा मतलब इसके करीब होता है, इसलिए हम लोग राउंड फिगर करके इतना ले लेते हैं क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, न्यूमेरिकल के लिए। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो इतना हम लोग मानकर बना सकते हैं। और यही एच सी का वैल्यू हो जाता है 1240, जब आपका लेमडा जो है वो नैनोमीटर में दिया हुआ है, लेमडा। ठीक है, और आगे एक देखते हैं, Q इजकल टू एन ई। ये याद रखना है, याद नहीं कुछ करना है, बस आपको समझ जाना है अच्छा से। ये Q बराबर एन ई मतलब क्या हुआ, ये जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये जो हम लोग निकाले थे, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी, और ये टोटल एनर्जी जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का है वो किसके बराबर होगा, जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन का है वो इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, सबका एनर्जी जुटेगा तभी तो टोटल होगा। तो यही हो गया Q बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ये हो गया, और ये हो गया एनर्जी जो हम लोग निकाले हैं ऊपर, एनर्जी। ठीक है, इजी है। और इसको हम लोग आई ए यानी कि इंटेंसिटी इंटू एरिया, मतलब अगर ये एक मेटल प्लेट है, इस पर लाइट रे इंसिडेंट कर रहे हैं, ऐसे इंसिडेंट कर रहे हैं परपेंडिकुलरली, तो इस पे जो लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं उसका इंटेंसिटी इंटू कितने एरिया पे इंसिडेंट कर रहे हैं, ये एरिया, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो देगा हमको टोटल एनर्जी। तो ये लिख सकते हैं हम लोग कि टोटल एनर्जी ये भी हो गया, टोटल एनर्जी ये भी है, तो हम लोग ये लिख सकते हैं आई ए इजकल टू एन ई हो गया। और ई हम लोग पहले निकाल चुके हैं, तो एन एच इंटू फ्रीक्वेंसी, आई ए इजकल टू, यहाँ से हम लोग एन का वैल्यू निकालेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वो कब कैसे निकलेगा, यह भी क्वेश्चन आ सकता है इससे भी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर, ये तो आप लोग समझ गए होंगे, ये तो सबको करना आता होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर ये आ जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, और ये याद नहीं करना है, बस आप यहाँ से समझ लेंगे, यहाँ से समझ लेंगे तो ये सारा आ जाएगा। ई के जगह पे बस हम लोग ये रख दिए हैं, और यहाँ पे से इंटेंसिटी इंटू एरिया रख दिए हैं, ये लाइट का इंटेंसिटी कितना है और कितने एरिया पे वो इंसिडेंट कर रहा है रख दिए। फिर यहाँ से एन को एक तरफ छोड़ दिए और फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ये हो गया नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट। ये नंबर ऑफ एन जो है वो नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट, मतलब लाइट रे कितना गिर रहा है, लाइट रे नहीं मतलब फोटोन में जो लाइट होता है गिरता है उसको फोटोन में हम लोग गिनते हैं। तो वही नंबर ऑफ फोटोन, कितना फोटोन गिर रहा है, एक बंडल होता है, एक पैकेट होता है लाइट का, उसे हम लोग फोटोन कहते हैं। तो वही, और ये यहाँ पे मैंने बोला था वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, नंबर ऑफ फोटोन होता है, नंबर ऑफ फोटोन। ठीक है, ये नंबर ऑफ फोटोन हो गया, एनर्जी ऑफ वन फोटोन हो गया, तो ये नंबर ऑफ फोटोन बराबर ये फॉर्मूला आ गया। ये नंबर ऑफ फोटोन हो गया, एनर्जी ऑफ वन फोटोन हो गया, जो हम लोग एच में हुए, एनर्जी ऑफ वन फोटोन होता है। ठीक है, एनर्जी ऑफ फोटोन है। अब देखते हैं आगे, ये मैंने बता दिया था लेकिन फिर से देख लीजिए। इसको हम लोग आइंस्टाइन्स इक्वेशन कहते हैं, आइंस्टाइन्स इक्वेशन इसको कहा जाता है। ठीक है, आइंस्टाइन ने दिया था, ये मैंने बता दिया, थ्रेशोल्ड मतलब वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के मैक्स। ठीक है, इसको हम लोग के मैक्स निकाले थे, क्या आया था, एच सी अपॉन लेमडा, म्यू का सी अपॉन लेमडा लिख दिए फ्रीक्वेंसी का, और लेमडा थ्रेशोल्ड वर्क फंक्शन, ये हो गया। ये तो ये याद हो गया होगा। आगे देखते हैं, अब एक टॉपिक हम लोग और पढ़ लेते हैं, फोर्स ड्यू टू रेडिएशन। वही है पहले जो बताए हैं, लेकिन इसमें इसको ध्यान से देखना जरूरी है, इससे क्वेश्चन एडवांस लेवल में भी पूछे जा सकते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है। यहाँ पे हम लोग मेटल प्लेट ले लेते हैं, कोई मेटल प्लेट है, इस पर लाइट इंसिडेंट कर रहा है परपेंडिकुलरली। ठीक है, केस वन लेते हैं। केस वन कहता है कि जो एब्जॉर्बेशन जो पावर है वो 1 हो गया, और जो रिफ्लेक्ट होने का है वो 0 हो गया। मतलब इसका क्या, टोटल दोनों मिलाकर 1 ही आना चाहिए, 1 हो गया या 0 हो गया, क्योंकि या तो एब्जॉर्ब होगा या तो रिफ्लेक्ट होगा। हो सकता है 50% एब्जॉर्ब हो, जो रेडिएशन गिर रहा है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। रेडिएशन जो गिर रहा है वो कितना एब्जॉर्ब होगा कितना रिफ्लेक्ट होगा, इसका कहानी सारा है। या तो पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा या पूरा रिफ्लेक्ट कर जाएगा, पहला केस। दूसरा केस, ये फर्स्ट केस हमने लिया है। दूसरा केस ये होगा कि पहला केस में ये हो सकता है कि सारा एब्जॉर्ब हो जाए और रिफ्लेक्ट हो ही ना। सेकंड केस हो सकता है कि सारा रिफ्लेक्ट हो जाए, एब्जॉर्ब बिल्कुल ना हो। और थर्ड केस हो सकता है कि कुछ पार्ट उसका एब्जॉर्ब हो जाए और कुछ रिफ्लेक्ट कर जाए, जो रेडिएशन गिरा है उसका। तो फर्स्ट केस हम लोग लिए हैं ए इजकल टू 1 आर इजकल टू 0, मतलब एब्जॉर्ब सारा हो जा रहा है और रिफ्लेक्ट बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, कोई भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है।
तो हम लोग इसमें देखते हैं कि क्या क्या होगा। पहले तो इनिशियल मोमेंटम देखेंगे। इनिशियल मोमेंटम जो फोटोन जो गिर रहा है उस पर, उसका इनिशियल मोमेंटम ऑफ फोटोन। फोटोन का इनिशियल मोमेंटम मतलब इनिशियली तो जब वो गिर रहा था तब तो मोशन में था फर्स्ट, इनिशियली तो उसका मोमेंटम होगा, तो इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा उसका h/λ। ठीक है। और जो फाइनल मोमेंटम इसका होगा, फाइनल मोमेंटम, बस आपको यही याद रखना है, बाकी कुछ याद नहीं रखना है, बाकी आप लोग खुद समझ लेंगे तो हो जाएगा। फाइनल मोमेंटम जीरो हो जाएगा, मतलब एक बार गिरा तो एब्जॉर्ब हो गया, अब रिफ्लेक्ट तो हो नहीं रहा है कि फाइनली कोई मोमेंटम होगा, सारा एब्जॉर्ब हो गया, मोमेंटम जीरो, तो फाइनल मोमेंटम जीरो। ये याद नहीं करना है, बस आप लोग यहाँ से देख लीजिए, सारा एब्जॉर्ब हो गया, केस अगर ये है तो फाइनल मोमेंटम जीरो हो जाएगा, क्योंकि रिफ्लेक्ट तो कर नहीं रहा। ठीक है। नेक्स्ट, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, ये तो समझ गए होंगे अब तक। चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा h/λ। ये हो गया, क्योंकि फाइनल ये है, इससे इसको माइनस कर दें, इससे इसको माइनस कर दें, इक्वल ही आएगा दोनों। ठीक है। नेक्स्ट है एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम। पर यूनिट एनर्जी कितना इंसिडेंट करेगा, तो वो मैंने जो पीछे बताया था, इंटेंसिटी इनटू एरिया। टोटल एनर्जी जो निकालना है, कितना इंटेंसिटी है रेडिएशन का और कितना एरिया पर गिर रहा है, इंटेंसिटी इनटू एरिया, ये हो गया। तो एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम हम लोग देखे थे, आइए इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं इसको, कि ये हो गया नंबर ऑफ फोटोन, फोटोन पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम, ये हो गया टोटल जो नंबर, ये एनर्जी पर यूनिट टाइम है। ठीक है। एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम मतलब पर यूनिट में कितना एनर्जी इंसिडेंट कर रहा है मेटल शीट पर। आगे देखते हैं, नंबर ऑफ फोटोन। अब देखते हैं फोटोन पर यूनिट टाइम, मतलब पर यूनिट टाइम कितना फोटोन गिरेगा, कितना एनर्जी पर यूनिट टाइम होगा, वो तो यहाँ से हो गया, और कितना फोटोन मतलब ये हो गया नंबर ऑफ फोटोन, n इक्वल टू, ईजी है, यहाँ से इस रिलेशन से हम लोग ले आए, इन जो नंबर ऑफ फोटोन है, कितना फोटोन पर यूनिट टाइम गिरेगा, वो इस पे ये हो गया उसका फॉर्मूला, इससे निकलेगा। इसको हम लोग एक और तरीका से लिख सकते हैं, IAH और इसको C/λ हो गया, ये और ये इक्वल है, इसको सिर्फ C/λ हम लोग कर दिए हैं, ये हो गया। टोटल चेंज इन मोमेंटम, टोटल मोमेंटम का जो चेंज है वो निकाला, मतलब डेल्टा पी हम लोग जो निकाले थे, वो तो जो हमने पहले पढ़ा था, वो चेंज इन मोमेंटम ऑफ फोटोन था, फोटोन का मोमेंटम चेंज था, और ये है टोटल चेंज इन मोमेंटम, मतलब कि पर यूनिट टाइम है ये, पर यूनिट टाइम मतलब पर यूनिट में कितना मोमेंटम चेंज होगा, और वो एक फोटोन का था। पर यूनिट टाइम ये कोई ज़रूरी थोड़ी है कि पर यूनिट टाइम एक ही फोटोन आएगा, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, n इंटू डेल्टा पी, तो ये नहीं होगा, ये तो चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ फोटोन था, और चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम होगा n डेल्टा पी। एन क्या हो गया, तो नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम में कितना फोटोन आ रहा है और पर यूनिट टाइम कितना मोमेंटम चेंज हो रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों का प्रोडक्ट जो है वो आ जाएगा चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। कितना फोटोन है ये हम लोग यहाँ से निकाल चुके हैं, ये एन की जगह पे हम लोग ये लिख देंगे, और इसका हम लोग पहले निकाल चुके हैं, इसका वैल्यू यहाँ पे लिखे हैं डेल्टा पी का, ये हो गया, और ये एन का वैल्यू नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम, तो ये हो जाएगा टोटल चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट। इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करके देखेंगे, तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा IA/C, टोटल चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। ज़्यादा याद करने वाला नहीं है, आप लोग थोड़ा इसको समझते जाइएगा तो याद नहीं करना पड़ेगा। फोर्स ऑन प्लेट, जो मेटल प्लेट था उस पर फोर्स ड्यू टू फोटोन, फोटोन जो गिर रहा है उसके चलते उस पर फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम जो है वही हो जाएगा फोर्स। फोर्स का डेफिनेशन ही होता है चेंज इन मोमेंटम, न्यूटन्स लॉ से। अगर फोर्स इतना हो गया तो प्रेशर कितना हो जाएगा, प्रेशर जो मेटल प्लेट पर पड़ रहा है, प्रेशर हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया, मतलब IAC अपॉन में एरिया, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा I/C, हो गया इंटेंसिटी ऑन स्पीड ऑफ लाइट, C तो सबको पता होगा स्पीड ऑफ लाइट है। तो केस 1 कंप्लीट हो गया। अब इसी का केस 2 देखते हैं।
केस टू ज़्यादा नहीं है, केस वन समझ में आ गया होगा, तो केस टू आराम से समझ में आता जाएगा। उसमें जो एब्जॉर्ब हो रहा था वो सारा एब्जॉर्ब हो जा रहा था, इसमें सारा रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसमें सारा रिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब आर इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका भी उसी तरह से देखेंगे कि इनिशियल हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम ऑफ फोटोन, फोटोन का इनिशियल मोमेंटम होगा एच अपॉन लेमडा। ठीक है, फाइनल हो जाएगा एच अपॉन लेमडा। यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा क्यों हुआ, तो जो गिर रहा था, ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो गिर रहा है तो एच अपॉन लेमडा होगा, ऑब्वियस है, क्योंकि इस पर फोटोन गिर रहा है। और फाइनल भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब रुक नहीं रहा है, यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं हो जा रहा है, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट कर जा रहा है, सारा सारा रिफ्लेक्ट कर जा रहा है। मतलब जो फाइनल मोमेंटम होगा वो जीरो नहीं होगा, यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता तब तो जीरो हो जाता फाइनल, लेकिन रिफ्लेक्ट कर जा रहा है, मतलब जितना इनिशियल था उतना ही फाइनल भी हो जाएगा, सारा रिफ्लेक्ट कर जा रहा है। आगे देखते हैं, जो चेंज हो जाएगा यहाँ पे मोमेंटम का डेल्टा पी, वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट कर रहा था तब तो ये डाउनवर्ड था, और जब फाइनल जो इंसिडेंट कर रहा था वो डाउनवर्ड था, जो फाइनल रिफ्लेक्ट कर रहा है वो अपवर्ड है। तो ये जो चेंज हो जाएगा वो एच अपॉन लेमडा माइनस फाइनल माइनस इनिशियल होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। अगर एक इसको हम लोग फाइनल को प्लस में मान लेते हैं तो जो इनिशियल है वो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। इसको हम लोग आगे सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 2h अपॉन लेमडा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। ये समझ में आ गया होगा। चेंज इन मोमेंटम यहाँ पे आ गया, डेल्टा पी फोटोन का चेंज इन मोमेंटम ऑफ फोटोन 2h अपॉन लेमडा। ये हो गया एनर्जी, एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम। एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आई ए, इंटेंसिटी अपॉन इंटेंसिटी इंटू एरिया, कितना लाइट का इंटेंसिटी है और कितना एरिया पर गिर रहा है, एनर्जी तो वही रहेगा। ठीक है, नंबर ऑफ फोटोन यहाँ से निकाल लेंगे, नंबर ऑफ फोटोन यूनिट टाइम में, पर यूनिट टाइम निकालना है, तो ये हो जाएगा ये तो हम लोग जानते हैं, ये होता है इक्वल दोनों का, तो ये हमको निकालना है नंबर ऑफ फोटोन, एन इक्वल टू हो जाएगा आई ए अपॉन, इसको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख दें या इसको सी अपॉन लेमडा लिख दें, दोनों इक्वल होता है, इसको सी अपॉन लेमडा लिख देते हैं, हो गया। आ गया टोटल चेंज इन मोमेंटम, टोटल चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, तो वही एन इंटू डेल्टा पी, ये टोटल है, तो ये जो फोटोन का चेंज इन मोमेंटम था इंटू नंबर ऑफ फोटोन, लीजिए नंबर ऑफ फोटोन हम लोग यहाँ पे निकाल लिए हैं, उसको लिख देंगे, और जो चेंज इन मोमेंटम था उसको भी हम लोग निकाल लिए हैं, ये फोटोन का चेंज इन मोमेंटम यहाँ पे लिख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे फिर से, तो ऊपर नीचे काट कर बचेगा 2IA अपॉन सी। और चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, तो फोर्स होता है, फोर्स होता है टोटल चेंज इन मोमेंटम, टोटल फोर्स कितना हो जाएगा 2IA अपॉन सी। तो प्रेशर कितना हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया 2I अपॉन सी। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग केस थर्ड कर लेते हैं, केस थर्ड। इसमें क्या कहता है कि कुछ पार्ट जो है वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा, मतलब जो रिफ्लेक्शन है वो 0 से 1 के बीच में रहेगा, और कुछ पार्ट एब्जॉर्ब कर जाएगा, मतलब बाकी जो बच गया वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि या तो रिफ्लेक्ट होगा या तो एब्जॉर्ब होगा, कुछ अगर रिफ्लेक्ट कर रहा है तो बाकी एब्जॉर्ब हो जाएगा, मतलब टोटल एब्जॉर्बन, एब्जॉर्ब करना और रिफ्लेक्ट करना दोनों मिलकर 1, यानी कि दोनों मिलकर पूरा बनेगा, टोटल जो फोटोन गिरेगा वो। इसमें लिखते हैं कि चेंज इन मोमेंटम जो है फोटोन का जब रिफ्लेक्ट होगा तो रिफ्लेक्शन के टाइम, रिफ्लेक्टेड जो फोटोन है उसका चेंज इन मोमेंटम 2h अपॉन लेमडा हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं, और चेंज इन मोमेंटम एब्जॉर्ब था। अब यहाँ पे ये मत बोलिएगा कि उसमें तो टोटल रिफ्लेक्ट कर रहा था इसलिए हम लोग लिखे थे इतना, वो तो था फोटोन का ही ना, जो डेल्टा पी इतना जो आया था वो फोटोन का था, कितना फोटोन का था वो तो हम लोग बाद में फिर एन लगाए थे आगे, नंबर ऑफ फोटोन, टोटल फोटोन का निकालने के लिए पर यूनिट टाइम के लिए। अगर वो टोटल जो रिफ्लेक्ट हो रहा था उसका टोटल का रहता तो एन हम लोग फिर क्यों लगाते हैं, वो रिफ्लेक्शन का आया था सिर्फ फोटोन का, एक फोटोन का, तो फोटोन का हम लोग यहाँ पे लिख लिए, जब रिफ्लेक्ट करता है जो रिफ्लेक्ट करता है उसका, और एब्जॉर्ब फोटोन का जो एब्जॉर्ब हो रहा है उसका इतना आएगा चेंज मोमेंट, क्योंकि ये सिर्फ एब्जॉर्ब हो जा रहा है आकर, लेकिन इसमें है कि आ भी रहा है, आते समय भी मोमेंटम है, जाते समय भी है, इसलिए इतना आ रहा है।
जो जो फोटोन रिफ्लेक्ट कर रहा है उसका इतना, और जो जो एब्जॉर्ब हो रहा है उसका इतना। और नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट यूनिट टाइम है, मतलब पर यूनिट टाइम कितना फोटोन इंसिडेंट कर रहा है, ये भी पहले पीछे हम लोग कर चुके हैं, उसी से हो जाएगा सेम। क्योंकि भले ही इसमें कुछ रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, कुछ एब्जॉर्ब हो जा रहा है, लेकिन इंसिडेंट तो कर रहा है ना, सारा सारा इंसिडेंट करेगा कम से कम, इसलिए नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट ये हो जाएगा। हम लोग पहले भी एन इक्वल टू इतना निकाल चुके हैं। आगे नंबर ऑफ फोटोन, अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ पे बोल रहा है नंबर ऑफ फोटोन रिफ्लेक्टेड पर यूनिट टाइम। तो पर यूनिट टाइम कितना फोटोन रिफ्लेक्ट करेगा, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट करना और 1 माइनस आर, नहीं ये आर हो जाएगा ना, रिफ्लेक्ट तो कर रहा है, ये इसको आर मान लेते हैं, उसमें 1 माइनस आर कर देंगे, ठीक है, इंटू आर। और नंबर ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट टाइम में एब्जॉर्ब कितना हो रहा है, तो जो बच गया आर, अगर रिफ्लेक्ट कर जा रहा है तो जो रिफ्लेक्ट नहीं किया वो एब्जॉर्ब हो गया, बाकी जो बच गया तो आई एल लेमडा अपॉन एच सी, और यहाँ पे 1 माइनस आर, 1 में से जो बच गया आर को घटाकर। अब फोर्स ड्यू टू, पहले एब्जॉर्ब का पहले निकालते हैं। जो एब्जॉर्ब्ड फोटोन जो एब्जॉर्ब कर गया उसके चलते फोर्स कितना लगेगा, तो इसके चलते जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो हो जाएगा। तो एब्जॉर्ब फोटोन के चलते जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो उसका फोर्स हो जाएगा, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू फोर्स। तो चेंज इन मोमेंटम कैसे आएगा, इसको हम लोग यहाँ पे निकालते हैं, एब्जॉर्ब के लिए चेंज इन मोमेंटम वही हो जाएगा फोर्स। तो नंबर ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब्ड, कितना फोटोन एब्जॉर्ब हुआ है वो, यानी कि आई ए लेमडा एच सी 1 माइनस आर ये इंटू मोमेंटम ऑफ एब्जॉर्ब्ड फोटोन। ये कैसे उसमें करते थे, नंबर ऑफ फोटोन इंटू मोमेंटम ऑफ फोटोन, उसी तरह यहाँ पे भी हो गया नंबर ऑफ एब्जॉर्ब्ड फोटोन इंटू मोमेंटम ऑफ फोटोन, जो हो गया फोर्स। और फोर्स ड्यू टू रिफ्लेक्टेड, अब निकालेंगे रिफ्लेक्टेड के कारण कितना फोर्स लगा, तो वो हो जाएगा नंबर ऑफ फोटोन रिफ्लेक्टेड, ये हो गया इंटू मोमेंटम ऑफ रिफ्लेक्टेड, हो गया। कुछ भी याद नहीं किए हैं हम, सब यहीं से ले रहे हैं, यहाँ पे जो मोमेंटम ऑफ रिफ्लेक्टेड था, नंबर ऑफ फोटोन रिफ्लेक्टेड, सब यहीं से लेकर बना रहे हैं, याद कुछ भी नहीं किए हैं और ना आपको करना है, ठीक है। अब इन दोनों को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ये ख़त्म, तो आ जाएगा ये, और यहाँ से आ जाएगा ये, तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, एब्जॉर्ब प्लस रिफ्लेक्टेड, जो एब्जॉर्ब के चलते लगा वो, और जो रिफ्लेक्टेड के चलते लगा, दोनों ये अपॉन सी, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा इतना। अब प्रेशर कितना लगेगा, तो जो प्रेशर है वो हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि आई अपॉन सी 1 प्लस आर, हो गया। बस अब ये हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं एडवांस लेवल के, जिससे आपको ये सेटिस्फैक्शन हो जाए कि नहीं जो आप लोग पढ़े हैं वो बेकार नहीं है, मतलब आपको उससे क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कुछ कर लेते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, और जो भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे उस सारा क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन होगा वो आपको इसी लेक्चर वीडियो में मिल जाएगा, जो पहले हम लोग अब तक पढ़े हैं उसी में से सारा बन जाएगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन जेईई में 2006 में पूछा गया था, और देखते हैं इसको कैसे सॉल्व होगा। इस क्वेश्चन को आप यहाँ भी देख सकते हैं, पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं फिर ऑप्शन दिखाएंगे आपको। बोलता है द ग्राफ बिटवीन 1 अपॉन वेवलेंथ, ये वेवलेंथ है, एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ऑफ 3 मेटल हैविंग वर्क फंक्शन phi1 phi2 एंड phi3 इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज प्लॉटेड एज शोन इन फिगर। बोलता है कि एक ग्राफ दिया गया है यहाँ पे 1 अपॉन लेमडा और स्टॉपिंग पोटेंशियल भी के बीच का ग्राफ है, ठीक है, 3 अलग अलग मेटल का, मेटल 1 मेटल 2 मेटल 3, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट का ये ग्राफ है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट हो रहा है उसी का एक ग्राफ है। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, स्टेटमेंट दिया हुआ है 4, उसमें से कौन सा सही है, चारों स्टेटमेंट आपको दिखा देते हैं।
यहाँ पे देखिए ये 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इस ग्राफ है, ये क्वेश्चन है। यहाँ देखिए जेई 2006 में पूछा गया है। ये चारों आप लोग देख लीजिए ऑप्शन सही से। रेशियो ऑफ वर्क फंक्शन, पहला तो हम लोग को ये पता चलेगा कि रेशियो ऑफ वर्क फंक्शन निकालना है, चाहे ये दोनों में से कोई भी आंसर हो, हमको निकालना तो रेशियो ऑफ वर्क फंक्शन है। ठीक है, इस पहला ऑप्शन में दिया हुआ है जो फर्स्ट सेकंड थर्ड का रेशियो है वो 1, 2 और 4 है। सेकंड में दिया गया है 4, 2 और 1। ठीक है, थर्ड में कह रहा है कि जो tan थीटा है, पहले हम लोग रेशियो ऑफ वर्क फंक्शन निकाल लेते हैं, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे चलेंगे, देखते हैं दोनों में से कोई सही है भी या नहीं। आइए देखते हैं। आप लोग जानते हैं जे एडवांस का जो क्वेश्चन होता है उसमें मल्टीपल करेक्ट होने का चांस भी रहता है, तो इसमें भी मल्टीपल करेक्ट हो सकता है, इसलिए हम लोग पहले वर्क फंक्शन निकालते हैं कि कैसे रेशियो होगा। वर्क फंक्शन नहीं निकाला, उसका रेशियो निकालना। यहाँ पे देखिए 1, 2, 4 रेशियो है ना, चल रहा है, लेकिन ये तो 1/वेवलेंथ है। ठीक, अब आपको लग रहा होगा कि ऐसा तो कुछ ग्राफ से रिलेटेड वगैरह कुछ तो हम लोग इस लेक्चर में, इस वीडियो में पढ़े ही नहीं, कुछ समझे ही नहीं, ये तो इस वीडियो से बाहर का है कुछ भी। लेकिन नहीं, इसी वीडियो में आपको इसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, देखते हैं कैसे। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस एक फार्मूला जो एनर्जी का मैंने बताया था, ये वाला फार्मूला कि जो एनर्जी होता है, एनर्जी ये हम लोग लिख सकते हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क फंक्शन यानी कि फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी, जो फोटोन इलेक्ट्रॉन जो निकला है उसका काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो। ये आप लोग को याद होगा, बस इसी पे ये क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे बनेगा देखते हैं। हमें निकालना है, ये 3 मेटल है अलग अलग, तो तीनों का वर्क फंक्शन अलग अलग होगा, उसी का हम लोग को रेशियो निकालना है तीनों के वर्क फंक्शन का। ये देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल तीनों का सेम है। देखिए तीनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, मतलब तीनों का काइनेटिक एनर्जी सेम होगा। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है EVS, स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो काइनेटिक एनर्जी तीनों का सेम होगा क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, ये तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गया सेम तीनों का, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। और ये जो है एनर्जी है, ठीक है, जो वर्क फंक्शन है अब इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, क्योंकि ये तो कांस्टेंट हो गया, तीनों के लिए बराबर हो गया। तो ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं hc/λ। ठीक है, इसको भी हम लोग देखेंगे तो ये जो h है ये कांस्टेंट है, c स्पीड ऑफ लाइट है, कांस्टेंट है। इसको हम लोग अब लिख सकते हैं कि जो फाई है, जब ये दोनों कांस्टेंट हो गया तो फाई जो है 1/λ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मतलब अगर 1/λ बढ़ेगा तो वर्क फंक्शन भी बढ़ेगा, 1/λ घटेगा तो वर्क फंक्शन भी घटेगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग चेक करते हैं, 1/λ फर्स्ट का सबसे कम है, सेकंड का उससे ज़्यादा, थर्ड का उससे, तो जो इसका रेशियो है 1/λ का वही रेशियो हो जाएगा इसका, क्योंकि ऑप्शन तो दो ही था, या तो ये जो था रेशियो हमको निकालना है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ था 1, 2, 4 ये, और दूसरा ऑप्शन था 4, 2, 1। तो फर्स्ट का 1/λ कम है तो वर्क फंक्शन भी कम होना चाहिए दूसरा से, तो दूसरा से कम, ये रेशियो तो यही आएगा ना। हो गया, एक ऑप्शन हम लोग निकालेंगे कि फर्स्ट वाला करेक्ट है और सेकंड गलत है, ये भी हम लोग निकालेंगे कि सेकंड वाला गलत है। अब हमको थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में देखना है। फाइव तो सॉल्व हो गया, बस ये देखिए इस फार्मूला और इस फार्मूले पे सॉल्व, और ये तो हमने इस लेक्चर में कवर किया है इस वीडियो में। अब आगे देखते हैं थर्ड और फोर्थ क्या है। थर्ड में कहता है जो tan थीटा है, थीटा आपको यहाँ पे देख लीजिए दिया हुआ है, कहता है tan थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू hc/E। और आगे कहता है कि प्लैंक वेयर h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, h प्लैंक्स कांस्टेंट है सबको पता है, और c है स्पीड ऑफ लाइट। इसको भी देख लेते हैं क्या कह रहा है। tan थीटा का बात कर रहा है, थीटा है, इस थीटा के लिए ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। चलिए देख लेते हैं, tan थीटा P/B। ठीक है, और जो P था, ये जो P था ये क्या था, स्टॉपिंग पोटेंशियल, और जो B हम लोग ले रहे थे ये क्या था, 1/λ दिया हुआ था क्वेश्चन में। ऐसा क्वेश्चन को आप लोग फिर से देख सकते हैं, और ये देख लीजिए यहाँ पे ये और यहाँ पे ये था, तो P की जगह पे हम लोग लिख देंगे VS, और इसकी जगह पे 1/λ लिखेंगे, मतलब लेमडा ऊपर चला जाएगा, मतलब VS/λ ये हो गया, tan थीटा इक्वल टू VS/λ हो गया। और ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, कि जो tan थीटा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, ऑप्शन में तो दिया हुआ है कि hc/E के है, तो इसको हम लोग रिलेट करना है, अगर होता है तो ऑप्शन सही है, नहीं तो नहीं होगा। देखते हैं, तो इसमें हम लोग को एक फॉर्मूला याद करना है, वही जो पहले हमने यूज किया है, ये इसको देख लेते हैं। ये तो कांस्टेंट है वर्क फंक्शन, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इसके। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं EVS, और इसको लिख सकते हैं hc/λ। अब इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, VS इंटू लेमडा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल hc/E हो गया। यहाँ से प्रूफ ऑप्शन सी जो 3 था वो सही है।
हो गया। अब 4 ऑप्शन देखते हैं कि क्या है 4 ऑप्शन इसका। 4 ऑप्शन में कहता है द वायलेट कलर लाइट कैन इजेक्ट फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल 2 एंड 3। तो इसके लिए तो सफिशिएंट डाटा ही नहीं है हमारे पास कि वायलेट कलर लाइट इजेक्ट करेगा फोटो इलेक्ट्रॉन्स को मेटल 2 और 3 से। जो 2 और 3 मेटल यहाँ पे दिया गया है इसको हम लोगों को कहने के लिए वायलेट कलर लाइट का हम लोग इंटेंसिटी देखेंगे, फिर और भी इसका मेटल का वर्क फंक्शन ये सब रहेगा हम लोग के पास, तो हम लोग इसको भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए सफिशिएंट डाटा नहीं है तो इसको हम लोग टच नहीं करेंगे। ये सही नहीं होगा, ठीक है। तो सही कौन सा हो गया? पहले तो ये हम लोग का सही हुआ और सी सही हुआ, ये हो गया इसका आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आया ए और सी, ठीक है, सॉल्व करें और ये सही आंसर है। आप लोग मिला सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं, ये सही है। तो देखिए इजीली सॉल्व हो गया बस ये फॉर्मूला पे, और ये एडवांस लेवल का प्रॉब्लम है क्योंकि मल्टीपल करेक्ट उसी में होता है, 2006 में पूछा जा चुका है। सिर्फ इस फॉर्मूले पे हो गया। देखिए एडवांस क्वेश्चन में, एडवांस लेवल का जो क्वेश्चन होता है, एडवांस में जो पूछा जाता है होता कुछ नहीं है, जो पढ़े हैं वो तो चैप्टर से ही आएगा, बाहर से तो पूछ नहीं सकता है। लेकिन उसमें क्या कर देता है, आपको सोचने के लिए थोड़ा सा दे देता है क्वेश्चन में कि आप कैसे कितना सोच सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को, कितना डीप सोच सकते हैं। इसमें क्या था, ग्राफ दिया हुआ था, इससे ज़्यादा को लगता है ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ का क्वेश्चन है, अगर ग्राफ का नहीं कोई पढ़ा है बोलेगा नहीं हम तो पढ़े ही नहीं है ग्राफ का, छोड़ देगा क्वेश्चन। लेकिन कितना ईजी था इस चैप्टर में, मैंने ग्राफ कहीं भी नहीं पढ़ा है लेकिन फिर भी ये सॉल्व हो गया सिर्फ इस फॉर्मूले पे। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। और जो इसका आगे का टॉपिक है इस चैप्टर का मॉडर्न फिजिक्स का, वो अगला वीडियो में आएगा। और आप लोग अगर चाहते हैं कि और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एडवांस लेवल का है या मेंस लेवल का है कोई भी, मैं इसी तरह से इजी वे में समझा कर आपको बनाकर दिखाऊं सॉल्व करके, जिससे आपको लगे कि नहीं क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है, आप लोगों को बस थोड़ा सा सोचना होता है, और वो भी आप लोग धीरे धीरे सोचने लगें। और अगर चाहते हैं किसी और चैप्टर को एक्सप्लेन करें इसी तरह से इजी वे में तो कमेंट में बताइएगा, या चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाएं तो भी कमेंट में बताइएगा।